नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज का जो विषय है वो मुख्यतः है नई पीढ़ी के ऐसे युवक जिनमें या तो देशभक्ति की भावना है, देश का उत्कर्ष हो इसमें कोई योगदान देने की भावना है, अथवा किसी भी तरह सत्ता पाने की, सत्ता में सहभागी होने की, पावर शेयरिंग की इच्छा है। मनुष्य में होती है। तो जिसमें केवल पावर शेयरिंग की इच्छा है उसके लिए ये भाषण, आज का व्याख्यान है, वो लगभग व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसमें एक व्यावहारिक बुद्धि होती है कि इस समय क्या चल रहा है, कैसे करें, किस पार्टी से जुड़ें जो हमारे ज्यादा अनुकूल है, किन नेताओं की का अनुसरण करें, उनसे सीखें, पार्टी में जो सिखाया जाता है वो भी सीखें, अपने इलाके को देख लें, इलाके में प्रभाव बढ़ा लें। प्रैक्टिकल बातें जानते हैं और वो पहुंच जाते हैं। तो जिनके जीवन में केवल पावर शेयरिंग लक्ष्य है, उनके लिए आज का हमारा यह व्याख्यान अनावश्यक है, क्योंकि वो चतुर चालाक होते हैं, जानते हैं कि कैसे करना। फिर ये उनके लिए है जो किसी बड़े देशभक्ति अथवा किसी उदात्त लक्ष्य, किसी बड़ी चीज के लिए राजनीति में जाना चाहते हैं। और उससे भी अधिक ये उनके लिए है जो राजनीति में जाना नहीं चाहते, बल्कि राजनीति से जुड़ते हैं, उससे कुछ अपेक्षा पालते हैं। ये ऐसा है, फलानी राजनीति ऐसा है, इससे ये हो जाएगा, देश का वो हो जाएगा। जो नेता बोलते हैं, जो पार्टी प्रोपेगेंडा करती है, उसको जो सहज श्रद्धा से स्वीकार करके पार्टी के प्रति अपेक्षा पाल लेते हैं और फिर वो पूरी नहीं होती तो उदास होते हैं, दुखी होते हैं, अथवा अपने समाज में जैसा वो सोचते हैं कि ये पार्टी अमुक अमुक अच्छे काम करेगी, वो जब नहीं होते तो वो दुखी होते हैं। तो उनके लिए ये आज का भाषण मुख्य रूप से है। वो ये है कि आप जान लें कि राजनीति क्या है। यानी अगर आप राजनीति में किसी भी प्रकार का रस रखते हैं, चाहे उसमें सहभागी होने के लिए, चाहे एक देशभक्त या एक सत्यनिष्ठ या एक धार्मिक व्यक्ति के नाते, नागरिक के नाते रस लेते हैं कि इससे हमारे समाज का, हमारी जाति का, हमारे इलाके का, हमारे देश का, जैसी आपकी श्रद्धा है उसका भला होगा। किसी भी रूप में अगर आप राजनीति में रस रखते हैं तो उनके लिए आज का ये व्याख्यान है। तो जब आप राजनीति में रस रखते हैं, जिस बात में भी रस रखें उसके रूप को जानना जरूरी है। अगर आप बिना रूप को जाने रस रखते हैं तो कल को आपको लगेगा कि ये तो हमको तो वो रस मिला ही नहीं जो हम चाहते हैं, है ना। मान लीजिए आप जानते ही नहीं कि आम कैसा है और आपने मन में सोच लिया है कि आम का रस लेना है और आपको किसी ने कुछ और खिला दिया, अमरूद खिला दिया या निमोड़ी खिला दिया, आप जानते ही नहीं है, तो आप दुखी होंगे। तो इसलिए जिसको राजनीति में रस है उसे वर्तमान राजनीति का रूप जानना चाहिए। ये आज का व्याख्यान। तो मुख्य बात यह है कि जिसे भी वर्तमान राजनीति में रस है, रुचि है, जो इससे आशा करता है, अपेक्षा करता है, सोचता है कि इससे शुभ होगा, देश का भला होगा, वो कल को बिल्कुल निराश हो जाए, मानसिक रूप से उदास हो जाए, दुखी हो जाए, उससे पहले उसे राजनीति का, जो अभी राजनीति चल रही है, उसका रूप जानना चाहिए। अब चूंकि ये विषय बहुत बड़ा है और आधुनिक राजनीति का चिंतन 150 साल पहले शुरू हुआ यूरोप में, उसके पहले यूरोप में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं था, लेकिन 150 वर्षों में उन्होंने विशाल चिंतन किया है। वहां तो आदत है जिसके पीछे बढ़ते हैं, लेकिन अपना प्रोपेगेंडा वो विराट विराट अब करते हैं, जैसे जन्मों का कोई भूखा टूट पड़े किसी चीज पे, ऐसे करते हैं। तो उन्होंने पहले तो ज्ञात इतिहास में, क्रिश्चियनिटी के ज्ञात इतिहास में पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर कोई पुस्तक ही नहीं थी। बाइबल सब चीज का स्रोत मान लिया जाता था। 1500 साल तक यही चला। फिर जब उन्होंने शुरू किया, वहां के कुछ लोगों ने 17वीं 18वीं शताब्दी से सोचना, दुनिया के संपर्क में जब आए
तब उनको लगा सब जगह राजनीति शास्त्र है तो हमारे यहाँ भी कुछ होना चाहिए। और फिर पावर में नए नए लोग आ रहे हैं पादरियों के अतिरिक्त, तो पावर का स्वरूप क्या हो इस पर सोचना शुरू किया। तो ये 150 मुख्यतः तो 17वीं शताब्दी से कुछ छुटपुट छुटपुट लेखन हुआ, लेकिन जो आधुनिक राजनीति शास्त्र है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही लिखा गया है या 20वीं शताब्दी में लिखा गया है, तो उनको जानना चाहिए। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा है तो वो क्या कर रहे हैं, सत्ता का उनका प्रयोजन क्या है, अभिप्राय क्या है, ये आप कभी जान ही नहीं पाएंगे। और इससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये है कहां से, चीज कहां से आई है। क्योंकि जो भारतीय राजनीति है जिस पर हम पहले कुछ व्याख्यान दे चुके हैं वो तो बिल्कुल अलग चीज थी। भारतीय राजनीति राज्य दीप्त, राज्य अर्थात जो अपने समाज अपने क्षेत्र में प्रकाशित हो, दीप्त हो, उसका शोभामय हो, उसको कहते हैं राजा। और उसकी नीति राजनीति है जिससे सब लोगों को प्रसन्नता होती है, उल्लास होता है। सब लोगों माने सदाचारी अच्छे लोगों को, धर्मनिष्ठ लोगों को, उसको राजनीति कहते हैं। और ये क्या है, ये पॉलिटिक्स है। राजनीति और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। तो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटी से बना है। पॉलिटी क्या है, थोड़े से लोग जो होते थे ग्रीस में, यवन प्रांत में, यवन क्षेत्र में, छोटे छोटे कस्बे नुमा, जैसे वो स्टेट कहते हैं, उनमें से किसी की जनसंख्या 2000 थी, किसी की 5000 10,000, उसमें भी जो उनका सबसे एलीट क्लास होता था, श्रेष्ठ शहर में रहने वाला अभिजन, वो पॉलिटी कहलाता है। तो पॉलिटी अपने लिए जो कुछ नीति नियम बनाए, यानी किसी भी इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभुता वाले लोग जो विचार करें उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इन दोनों में, पॉलिटिक्स और राजनीति में बहुत अंतर है। तो अभी जो चल रहा है वो पॉलिटिक्स है। तो इस पॉलिटिक्स का मूल क्या है, तो ये जो पॉलिटिक्स है वो भी जो कहते तो हैं कि यवन देश से हमने लिया है, प्लेटो से लिया है, लेकिन प्लेटो अरिस्टोटल का, जैसा कई बार हमने बताया है पहले, कहीं कोई उल्लेख, कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई संदर्भ मिलता ही नहीं। अपने मन से रचा है बहुत बाद में, कोई दो चार शब्द कहीं से मिले, कहीं कोई पूरी कोई पुस्तक नहीं मिलती किसी चीज की। तो मुख्यतः ये क्रिश्चियनिटी का उत्पाद है। इसलिए जो आधुनिक पॉलिटिक्स है, मॉडर्न पॉलिटिक्स, वो कहां से निकली है, क्रिश्चियनिटी से। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि जैसा मैंने बताया, राजनीति का लक्ष्य क्या है, जो सार्वभौम नियम है, यूनिवर्सल लॉज हैं, उनके प्रकाश में अपनी प्रजा को आनंदमय, सुखमय, न्यायपूर्ण रखना है ना। राज्य दीप्त हो, जिससे वो प्रसन्न हो, सब प्रकाशित हो, उत्फुल्ल हो, सबको लगे कि आ हमारा शासन है। इसीलिए आप देखिए जो भारत के पुराने राजा हैं, कांग्रेस ने उनके साथ धोखा करके उनको किनारे भी ठेल दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई राजा संसद के लिए कहीं खड़ा होता है, सारी जनता उसको जिता देती है, भीड़ उमड़ पड़ती। क्योंकि राज्य की भारतीय धारणा यह है कि हिंदू राजा अगर है तो वो हमारा अपना प्रतिनिधि है, हमारे धर्म, हमारे विचार, हमारी श्रद्धा, हमारी परंपरा, हमारी सबके साथ गो ब्राह्मण प्रतिपालन करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपालन करेगा, गौ रक्षा करेगा। तो उसको देख के जो कुछ हमारी मान्यताएं हैं, श्रद्धा है, मानदंड है, उनका ये रक्षक आ रहा है, ऐसा सोच के राजा को देख के लोग पुलकित होते हैं। उस संस्कार का कुछ लाभ नेताओं ने भी लिया, गांधी ने लिया, नेहरू ने लिया, वर्तमान नेता भी ले रहे हैं, पर उसका श्रेय किसको जाता है, भारत के परंपरागत हिंदू राजाओं को। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। खैर, लेकिन ये जो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित पॉलिटिक्स है, ये इसमें जो क्रिश्चियन थॉट है वो ये है कि पॉलिटिक्स का उद्देश्य क्या है, जो क्रिश्चियनिटी का था, कि एक तो जो उनका मान्य ग्रंथ हो, पहले वो बाइबल था, बाद में आजकल कहीं कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं कोई राजाज्ञा है, जो भी मान्य ग्रंथ हो उसके अनुसार समाज को ढालना, उसके अनुशासन में, उसके कठोर नियंत्रण में ऑर्डर करना। समाज पहले से कोई सार्वभौम जीवन मूल्यों का पालन करके, स्वधर्म का पालन करके, अपने अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए, जीविका और संपत्ति और न्याय सबके अपने जो प्रवाह हैं परंपरा के, उनका पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन करते हुए राज्य के संरक्षण में रहे, ये उसमें कल्पना नहीं। जो राजा का थॉट है, राजा का विचार है, राजा की आस्था है, फेथ है,
उसके अनुसार समाज को ऑर्डर करना, व्यवस्थित करना, और जिसे वो मानते हैं कि ये बुराई है, इविल है, उस इविल के विरुद्ध राज्य काम करता है वो। तो जो मॉडर्न स्टेट है कि चाहे क्रिश्चियन स्टेट जब से बने, तो वो लगातार समाज के बहुत बड़े हिस्से से संघर्षरत रहते हैं। पहले जो क्रिश्चियन स्टेट बने, उन्होंने कहा जो हमारे लोग हैं यहाँ के, जो सनातन धर्म के अनुसार प्रकृति में भी ईश्वरीय तत्व देखते हैं, अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं, सूर्य को, चंद्रमा को, नदी को, पहाड़ को, तो वो सब जो है पैगन हैं, और ये तो इनका इविल है, ये तो इनके अंधविश्वास हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष बराबर है, वो सब अंधविश्वास है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी मानती है कि नहीं, स्त्री तो पुरुष के बाद पैदा हुई और वो शासित होने के लिए है। तो उन्होंने क्या किया, पैगन यानी जो क्रिश्चियन स्टेट बनने के पहले जो समाज का जीवन था, उसको उन्होंने दी इविल कह दिया, और उस इविल को नष्ट करना स्टेट का लक्ष्य हो गया। तो ये क्या है, मॉडर्न स्टेट का लक्ष्य है, जिसको वो इविल मानते हैं उसको नष्ट करना, और अपने ढंग से राजा के इच्छा के अनुसार समाज को व्यवस्थित करना। तो ये दोनों अंतर है, ये अगर आप नहीं जानेंगे तो बहुत अंतर पड़ेगा। तो जो मॉडर्न स्टेट भारत में चला है, वो अंग्रेजों के द्वारा जो क्रिश्चियन फेथ और क्रिश्चियन नोशन ऑफ स्टेट था, उसके अनुसार राज्य चल रहा था भारत का, जिससे भारत के नागरिकों को पूरी तरह नियंत्रित किया गया था कि तुम राज्य के नियंत्रण में रहो, उसी की निरंतरता में है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये जो मॉडर्न स्टेट है और मॉडर्न पॉलिटिक्स है, ये क्या करती है, ये जिसको जो उनका विचारक है, बड़ा भारी कोई नीति निर्माता है, कोई महान नेताजी जो हैं, उनके विचारों के अनुसार जो कुछ उन्हें लगता है कि ये समाज में गलत है, उसको दूर करते हैं, समाज उसे गलत माने या न माने। तो दी इविल को निर्मूल करना, ये इसका है। तो अगर आप क्रिश्चियनिटी को नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है ना। तो एक तो क्रिश्चियन, अगर आप आधुनिक राजनीति को समझना चाहते हैं, राजनीति के स्वरूप को, भारत के आधुनिक राज्य के, मॉडर्न स्टेट के स्वरूप को यदि समझना चाहते हैं, तो पहले आपको क्रिश्चियनिटी के विचार क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं, कैसे चलता है क्रिश्चियन स्टेट के बारे में क्या कल्पना रही है, इसको पढ़ना पड़ेगा। एक इसके साथ बाद में उन्होंने जो डेवलप किया, तो सोचा कि पावर का स्वरूप क्या है, पॉलिटिकल पावर का स्वरूप क्या है। इसमें बहुत पिछले 150 वर्षों में काफी कुछ लिखा गया है, उसको भी आपको जानना होगा, क्योंकि जो मॉडर्न स्टेट है वो तो यूरोपीय विचारकों के अनुसार ही चल रहा है ना। और जो शिक्षा जवाहरलाल ने भारत में चलाई, जो अभी तक मोदी जी भी चला रहे हैं, वो तो वही है जिसमें राजनीति शास्त्री किनको कहा जाता है, यूरोप के लोगों को, जिन्होंने आधुनिक राजनीति के यानी यूरोपीय राजनीति के विषय में चिंतन किया है, यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट और यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम के विषय में जिन्होंने चिंतन किया है, उसको ही तो पढ़ाते हैं। क्योंकि अलग से कोई पढ़ाई नहीं हुई, तो जो भी हमारे यहाँ किसी भी पार्टी का लड़का लड़की नेता बनता है, वो पॉलिटिकल साइंस की उसी चीज को पढ़ के आता है, या तो कुछ नहीं पढ़ता, एक प्रैक्टिकल बुद्धि रखता है, वो बात अलग। लेकिन अगर उसको सिस्टम को ढालना है, और मान लो नेता नहीं भी पढ़े, तो राज्य के जो अन्य अंग हैं, जैसे प्रशासक है और जुडिशियल विधिक अधिकारी हैं, जो कि न्यायाधीश कह दिया है, जो वस्तुतः विधिक अधिकारी हैं। न्याय तो आधुनिक व्यवस्था में कहीं है नहीं, जस्टिस है। जस्टिस का अर्थ होता है अधिकारी के प्रति आज्ञा पालन सुनिश्चित करना, ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। तो जो राज्य के जुडिशियल और ब्यूरोक्रेसी के अंग हैं, उन्होंने तो वही पढ़ा है, तो वो उसी धारणा से चलते हैं। ये अगर आप नहीं जानेंगे तो मुश्किल होगा, तो ये जानना चाहिए। तो पहले अगर आपको जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को जानना है, तो क्रिश्चियनिटी को पढ़ना आवश्यक है। और इसके बाद जो उसका आधुनिक काल में दुनिया के अन्य समाजों के संदर्भ में, जब पहले उन्होंने सोचा था कि सब जगह जीसस का प्रकाश फैला देंगे, फिर नहीं फैला पाए, कहीं मारे गए, कहीं भगाए गए, तो एक तरीका निकाला है, और उसके लिए राजनीति शास्त्रीय चिंतन किया, उसको पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग चिंतन, बहुत सारे चिंतक हुए हैं, सैकड़ों, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैकियावेली हुआ है ना 16वीं शताब्दी में, तो अगर आपको मैकियावेली आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जानेंगे ही नहीं कि पावर के बारे में, शासन के बारे में मैकियावेली के क्या सिद्धांत हैं, या थॉमस हॉब्स के क्या सिद्धांत हैं,
या जॉन लॉक के क्या सिद्धांत हैं, या रूसो जिसको बड़ा आधुनिक राजनीति शास्त्री कहा जाता है, उसके क्या सिद्धांत हैं, कार्ल मार्क्स उसके बाद एक हुए, उनके क्या सिद्धांत हैं, फिर हन्ना एरेंट हुई, उनके क्या सिद्धांत हैं, जॉन रॉल्स है, उनके क्या सिद्धांत हैं, फिर अभी बहुत से कार्ल पॉपर हैं, उनका क्या सिद्धांत है, थियोडोर एडोनो का क्या सिद्धांत है, आयर रैंड का क्या सिद्धांत है, सार्त्र क्या मानता है राज्य के विषय में, है ना, और जूलियन कोराब वगैरह जो हैं वो क्या मानते हैं, जूडिथ बटलर क्या मानती हैं, माइकेल हार्ट क्या मानते हैं, इनको जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके जानने से ही आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, अन्यथा आप केवल धोखा खाएंगे। क्योंकि जो राजनीति चल रही है वो तो उन लोगों के सिद्धांत से चल रही है ना, उन्होंने तो मान लिया है कि ऐसे रहेगा, उसी के अनुसार चल रही है। तो पावर के विषय में उन लोगों ने बहुत ही विस्तार से सोचा है, तो उसको अगर हम नहीं जानेंगे तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, समाजवाद, राष्ट्रवाद, साम्यवाद आदि कुछ भी, वो क्या है, आइडियोलॉजिकल बातें। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में साफ लिखा है कि ये लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए होती है। आइडियोलॉजी का उद्देश्य क्या है, टू मैनिपुलेट पीपल, है ना, और इस तरह से मैनिपुलेट करना कि नेता जो चाहता है, पार्टी जो चाहती है, उसको ये बताया जाए कि यही पीपुल्स विल है, यही जनता की इच्छा है। तो पीपुल्स विल, जनादेश, जनता की इच्छा, ये क्या है, एक फ्रेज है, एक मुहावरा है, एक कूट पद है, एक कोड वर्ड है, जिसका प्रयोजन है नेताजी जो चाहते हैं प्रोपोगेंडा के द्वारा, और कई तरह से और उपाय हैं जिन पर अभी आगे हम बात करेंगे, उनके द्वारा लोगों को उसके लिए तैयार करना, मैनिपुलेट करना ऐसे कि वो आपके वश में आ जाएं और फिर आप कहें कि यही पीपुल्स विल है। पहले कहते थे यही चर्च की विल है, अब चर्च की जगह पीपुल कर दिया, क्योंकि चर्च बहुत बदनाम हो गया तो चर्च की जगह पीपुल ला दिए, लेकिन धंधा वही है। तो अगर ये नहीं जानेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, अरे ये क्या होता है, अरे ऐसे क्यों होता है, अरे वैसे क्यों होता है, क्यों, क्योंकि आपने पावर की क्या उनके विचार हैं पावर के विषय में, ये कभी जाने ही नहीं। तो पावर के विषय में देखिए, जो हमने 20 नाम बताए, अभी 100-200 और नाम बताते हैं, वो आप पढ़ लीजिए अलग से, उसका कोई मतलब नहीं, वो उनके बारीक अंतर है सोफिस्टिकेशन के, परिष्कार के। लेकिन मोटे तौर पे सारे ही यूरोपीय पॉलिटिकल थिंकर कुछ बातों के विषय में थोड़ा बहुत विशेषज्ञता दिखाने के सिवाय सोचें तो वो सब लोग जो हैं सहमति है, मोटी चीजों पे सहमति है। विशेषज्ञता में जैसे होता है ना कि साहब आप अद्वैत हैं तो विशिष्टाद्वैत हैं तो द्वैताद्वैत हैं, तो इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन मोटे तौर पे सब सहमत हैं। तो सबसे पहले वो मानते हैं कि एक दंडात्मक शक्ति, पावर क्या है, जिसके पास कोएर्शन की, बल प्रयोग की शक्ति हो, वही पावर है। क्योंकि यहाँ पहले से क्या विचार है कि जीसस हमारा चरवाहा है, हम सब उसकी भेड़ें हैं। ये जो विचार था ना कि कुछ जो शीर्षस्थ विचारक है, शीर्षस्थ कोई आइडियालॉग है, उसके कंट्रोल में लोगों को रहना है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, पावर वो है जो दंडात्मक शक्ति से लोगों को वश में रखे। किसके लिए, धर्म के लिए नहीं, नहीं तो बहुत सी चीजें मिलती जुलती हैं, अगर आपने इसकी बारीकी नहीं जानी तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। दंड का महत्व धर्मशास्त्रों में भी है, पर वो दंड किसके लिए है, धर्म के लिए, सनातन सार्वभौम नियमों के लिए। यहाँ दंडात्मक शक्ति क्या है, इसीलिए उसको कोएर्सिव पावर कहते हैं। राजा की इच्छा या पावर में जो बैठा है व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी रूप में हो, उसकी इच्छा का पालन लोगों से करवाने के लिए दंड का प्रयोग, इसे कहते हैं दंडात्मक शक्ति, है ना। तो दंडात्मक शक्ति पावर का अंग है, लेकिन वो पावर के लिए, काहे के लिए है, जो रूलर है उसके अनुसार लोगों को चलने को विवश करना। तो उसी के लिए लॉ बनाया जाता है। लॉ ऐसा बनाया जाता है कि जो रूलर चाहता है उसके अनुसार चलने को आप विवश हो, है? और फोर्स तो है ही है सभी जगह, सैनिक बल, पुलिस बल, ये सब फोर्स है, और साथ ही थॉट है। तो लॉ, फोर्स और थॉट, तीनों ही फोर्स हैं। एक फोर्स, लॉ भी फोर्स है जिसके द्वारा आप दूसरे को दबाते हैं, अधीन करते हैं,
और कानून ऐसे बनाते हैं कि सब आपके कंट्रोल में हो जाए, और साथ ही आप जो है फोर्स भी रखते हैं, पुलिस बल, सैन्य बल, और इसके साथ आइडियोलॉजी यानी विचार का प्रचार। तो आइडियोलॉजी सब क्या है? एक प्रोपेगेंडा है, प्रचार करना जिससे कि जनता में उसके प्रति सहमति बने। ये जानना आवश्यक है। क्योंकि पावर का क्या कहा है, पावर के बारे में जितनी भी राजनीति शास्त्रीय परिभाषा है यूरोप में, उसमें कहा है कि ये जो है फंडामेंटल कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, है ना, और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द पीपुल, इन्फ्लुएंस द पीपुल, और डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पीपुल। लोगों को प्रभावित करना, लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण करना, और उनका व्यवहार किस प्रकार का हो इसको निर्देशित करना, इसको पावर कहते हैं। आधारभूत क्षमता लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने और उसका दिशा निर्देशन करने, तय करने कि किस प्रकार का व्यवहार हो, इसकी जो क्षमता है इसी को पावर कहते हैं। तो ये जानना चाहिए, अगर आप नहीं जानेंगे तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। तो उसमें है कि अन्य अन्य तो आपकी बात नहीं ही चाहेंगे। अदर्स जो रूलर है, जो रूल्ड हैं, वो रूलर की बात नहीं चाहेंगे। तो जो नहीं चाहते हैं वह उनसे करा लेने की क्षमता पावर कहा जाता है। जो जनता नहीं चाहती है, आप प्रोपेगेंडा के बल से, फोर्स से बल से, लॉ के बल से उससे वो करा लें, इसको पावर कहते हैं। अब फिर इसके अलग अलग रूप से, कोई इलिटिस्ट है तो वो कहता है कि इलीट के पास पावर होती है, जो अभिजन होते हैं वो जैसा चाहे करा लेता है। तो उसके बाद मार्क्सिस्ट व्यू है जो कहते हैं कि नहीं, जो संपत्तिवान है, प्रॉपर्टी क्लास है, जिसके पास धन है, वो जो चाहता है वो राज्य में और समाज में करा लेता है। तो तीसरे लोग प्लूरलिस्टिक हैं, तीन बेसिक उनके डिवीजन है, इलिटिस्ट, मार्क्सिस्ट और प्लूरलिस्ट। तो तीसरे कहते हैं नहीं, कई प्रकार के शक्ति के स्वरूप हैं और वो सब लोग मिलकर प्रभावित करते हैं, जैसे धनी भी, अभिजन भी, स्कॉलर भी आज। तो ये एलिटिस्ट, मार्क्सिस्ट और प्लूरलिस्ट, ये तीन उसके मुख्य प्रकार माने जाते हैं। ये कैसे करते हैं? पावर का एक्सरसाइज कैसे होता है? सैंक्शंस, जो राज्य चाहता है कि ना हो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई करता है, निषेध करता है, लॉ बनाता है। फिर राज्य कुछ निश्चित गोल्स तय करता है, स्पेसिफिक गोल्स, उधर सबको जबरन ले जाता है ना, और कंट्रोल करता है सबको कि इसी दिशा में चलो। और एजेंडा क्या हो किसी भी समाज या राष्ट्र का, ये तय करता है रूलिंग क्लास या स्टेट, अलग अलग पार्टी। और दूसरों के विचारों को प्रभावित करना, विचार पर कंट्रोल करना, ये पावर के लक्षण माने जाते हैं। तो हमारी जो यहाँ शक्ति की धारणा है कि धर्म का ज्ञान हो, धर्ममय हो, वो बिल्कुल अलग है, वो यूनिवर्सल लॉस पर आधारित है। यहाँ क्या है, जो शासक है वो चूंकि विशेष है, दिव्य है। पहले तो माना जाता था कि वो सीधे गॉड का रिजेंट है। अब गॉड का रिजेंट कहने से लोग विद्रोह करते हैं, क्योंकि चर्च ने बड़ा अत्याचार किया, तो अब कह देते हैं लोगों का है, लेकिन वो लोग को गॉड बना दिया है। वास्तविक लोगों से पार्टी का कोई संबंध नहीं होता। गॉड कहने से यूरोप में लोग बिदकते थे, तो वहां पीपुल कहने लगे। उद्देश्य वही है कि जो आपके दिमाग में विचार है उसके अनुसार लोगों को चलाना और उनके विचारों को नियंत्रित करना, प्रभावित करना जितना हो सके, और समाज का, सोसाइटी का एजेंडा कंट्रोल करना, और अथॉरिटी अपनी एक्सरसाइज करना। तो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी जैसे शक्ति का विधि सम्मत प्रयोग है, लेजिटिमाइज्ड पावर। भाई आपने मान लिया ये अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, तो अथॉरिटी हो गए। तो पावर तो कोई भी करेगा, गुंडा को करेगा, वो भी पावर है, लेकिन जब आपने लेजिटिमाइज्ड पावर कर दिया तो अथॉरिटी है। इसमें मैक्स वेबर हैं, मार्क्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, हॉब्स हैं, जैसा मैंने बताया, मैकियावेली हैं, बहुत सारे चिंतक हैं। तो ये बेसिक है। तो इसमें जो जानना चाहिए वो ये है कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए आइडियोलॉजी होती है कि हम इस तरफ ले चलेंगे। तो जो नेहरूवादी हुए, उन्होंने कहा हम समाजवाद का जो हमारी खोपड़ी है, जो स्टालिन और लेनिन से दोस्ती के कारण हमने सोचा है कि ऐसे ढालें, उसकी ओर लोगों को ले चलना, उसके लिए आइडियोलॉजी बनी सोशलिस्ट है। मार्क्सिस्ट सोचते हैं कि जो पार्टी के नेता का विचार है उसके उसकी दिशा में लोगों को ले चलना,
तो आइडियोलॉजी क्या है? लोगों को नियंत्रित करने की क्षमता है। और उसके लिए व्यापक सहमति बनाई जाती है, फोर्स से भी, इन्फ्लुएंस से भी और प्रोपेगेंडा से भी। तो फोर्स जो है, जैसे हमने बताया ना, एक तो कोएर्सिव यानी दंडात्मक होती है, दूसरे विधिक होती है, तीसरे सेना, पुलिस आदि के द्वारा होती है। इन सबसे प्रभाव करना, अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप मॉडर्न पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे ये हो क्या रहा है। कहीं वो कहते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, किसी ने राष्ट्र पर कोई पुस्तक नहीं लिखी है। संघ भाजपा के किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं बताया कि राष्ट्र से उनका क्या अर्थ है राज्य के अतिरिक्त। भाई राज्य तो पहले से ही है, राज्य तो संविधान में परिभाषित है। राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, राज्यपाल होंगे, मंत्री होंगे, प्रशासक होंगे, केंद्रीय मुख्य सचिव होंगे, सचिव होंगे, अमुक होगा, तमुक होगा, मुख्य न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश होंगे, जिला स्तर तक न्यायाधीश होंगे। राज्य तो परिभाषित है। राष्ट्र क्या है कोई नहीं जानता। राज्य कैसे चलेगा? जो राज्य ने अपने लिए एक दस्तावेज बनाया है नेताओं ने, जिसको संविधान कहते हैं। इसमें राष्ट्र कहाँ आ गया? क्योंकि संविधान तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तो उससे पहले राष्ट्र था कि नहीं? अगर था तो उसकी क्या प्रेरणा थी, क्या आधार थे? वर्तमान में भी भारत के जो मुख्य समाज है, हिंदू समाज है, उसकी क्या प्रेरणा है, क्या आदर्श है? इससे कोई मतलब नहीं। वर्तमान राज्यकर्ताओं को कोई मतलब नहीं। लोगों को बहाने के लिए समय समय पर मुद्दे उछालना अलग बात है। तो ये अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या करते हैं। कहते कुछ हैं, फिर करते कुछ हैं। तो आधुनिक राजनीति शास्त्र को समझे बिना भारत के वर्तमान राजनीतिक दलों के आचरण को, लक्ष्य को, सोच को आप नहीं समझ सकते और आप भटक जाएंगे। तो पहले उनके रूप को जानिए कि ये बड़ा कठोर रूप है। मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी कठोर, और अगर आप धर्मबोध से संपन्न हैं, अगर आप कोमल हृदय हैं, अगर आप करुणामय हैं, तो आपको जानना चाहिए कि मॉडर्न पॉलिटिक्स बड़ी कठोर चीज है। और ये जो नेता हैं ये बहुत कठोर, ये मत जो कह देते हैं ना सॉफ्ट स्टेट है, ये सब प्रोपेगेंडा होता है। मोदी जी तो कुछ नहीं करते थे। जब जो उन्हें अपने लक्ष्य के लिए लगेगा वो जरूर करेंगे। जवाहरलाल ने क्या क्या नहीं किया। अरे तिब्बत चीन को दे दिया, कश्मीर का बहुत सा हिस्सा चीन और पाकिस्तान को बांटना सुनिश्चित कर दिया, प्रभाव वातावरण ऐसे बनाया, है ना। और नए नए धनिक लोग खड़े किए, परंपरागत धनियों को गरीब बनाया, राजाओं से वादा किया, फिर मुकर गए। वो तो बहुत पुराना, प्रतिष्ठा और धन दोनों है तो बचे हुए हैं, लेकिन क्या हाल किया। तो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत ही कठोर हृदय वाले लोगों का खेल है। उस कठोर हृदय को छिपाने के लिए कोमलता का, करुणा का व्यवहार किया जाता है कि हम तो जैसे, और इसके बहुत से रूप हैं। मार्क्स का भी वही है, स्टेट पावर के द्वारा ही सब करना। तो उसको कैसे बताना है? सारे गरीबों की गरीबी में, दुनिया के सर्वहारा एक हो, संसार के गरीबों एक हो, हम सबकी गरीबी मिटा देंगे। ये सब क्या है? क्योंकि आपके चित्र में बहुत ही कठोर इरादे हैं, तो उतनी ही कोमल बातें करना। फिर अंत में किया क्या कम्युनिस्टों ने? सारे विश्व में 13-14 करोड़ लोग मार डाले 75 वर्षों के भीतर, है ना। भयंकर हत्याएं, भयंकर हत्याएं, करोड़ों की हत्याएं। और बातें क्या होगी? सबको मारे, गरीब गरीब पर। जितने जो कम्युनिस्ट लेखक होंगे सदा कहानी लिखेंगे गरीब पर, वो बहुत गरीब थी, उसको ऐसा वो शोषण हो रहा था। इरादा क्या है? सब हमारे पास आ जाओ, कम्युनिस्ट पार्टी में आ जाओ, हमारा समर्थन करो, फिर हमको सत्ता मिला दो, फिर हम वो क्रूरता करेंगे जो हमने रूस में किया है, चीन में किया है, कंबोडिया में किया है। हाँ? इसी प्रकार इस्लाम का है, अपने जो धर्म मजहब के नाम से लोगों को उत्तेजित करना, और फिर वो मुस्लिम राज्य बन गया तो क्या करना? पाकिस्तान बन तो गया मुस्लिम राज्य, भूखों मर रहे हैं ज्यादातर लोग। ये किसी के सगे नहीं होते। ये नहीं है कि वो कम्युनिज्म के सगे हैं। ये जितनी आधुनिक राजनीति है उसमें जो बताया जाता है कि हम मुस्लिम राज्य बनाएंगे, हम हिंदू राज्य, कल को ऐसे ही हो सकता है अगर मॉडर्न पॉलिटिक्स का हुआ, हम क्रिश्चियन राज्य जो कहते हैं, उन्होंने से किसी ने जो सुंदर सुंदर किताबों में लिखा था ऐसा कोई स्टेट नहीं बना है, और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो क्या है कि जो मॉडर्न स्टेट हैं वो क्रिश्चियनिटी से प्रेरित हैं, जो कि भीतर से बहुत ही कठोर हृदय है। और जो क्रिश्चियनिटी का कोमल पक्ष बताया जाता है, वैसे तो कोई शासन दुनिया में कहीं आज तक हुआ ही नहीं।
इस्लाम का कैसा भी सही, जो उसके समर्थक हैं वो जो उसके गुण बताते हैं, वैसा कोई शासन दुनिया में है ही नहीं। कम्युनिज्म ने तो जो बताया उसका बिल्कुल ही उल्टा है। अब आजकल पश्चिमी देशों में वोकिज्म चला है। तो वोकिज्म क्या है? वोकिज्म में वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास व्यक्ति की स्वतंत्रता सब है, व्यक्ति जो चाहे वो सोचे। व्यक्ति सोच ले कि मैं लड़की हूं तो लड़का होते हुए भी लड़की, आदि आदि किसी भी चित्र विचित्र सीमा में जाते हैं तो आपको लगेगा प्रोपेगेंडा ऐसा होगा कि देखो ये व्यक्ति का महत्व मानते हैं। झूठ। भारतीय लोग अंग्रेजी की और यूरोपीय भाषाओं की जो हिंदी में अनुवाद या भारतीय भाषाओं में अनुवाद होकर वहां के प्रत्ययों की जो प्रस्तुति होती है उसमें भ्रम में पड़ते हैं। वोकिज्म क्या कहता है? हम राज्य के शक्ति के समक्ष व्यक्ति की महत्ता बताते हैं। और असलियत क्या है? क्योंकि जो वोक और लेफ्ट वास्तविक लेखक हैं, हमने उनको पढ़ा है। अब एक एक को बताएंगे तो बहुत समय लग जाए। तो वो वहां स्पष्ट है कि स्टेट के सामने व्यक्ति को निशस्त्र बना दो, असहाय। व्यक्ति स्टेट के सामने इतना कमजोर हो जाए कि स्टेट जो चाहे वो कर। इसके लिए कहा क्या गया? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की महत्ता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्तिवाद। वस्तुतः प्रयोजन क्या है? व्यक्ति को कमजोर, असहाय, शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर, बौद्धिक रूप से कमजोर, राज्य पर निर्भर बना दो। राज्य क्या है? राज्यकर्ताओं पर व्यवहार में राज्यकर्ता जैसा चाहता है वैसा कर ले। इसके लिए समाज में एकदम अराजकता फैला दो। मैं लड़की हूँ, लड़का कहेगा, लड़की कहेगी मैं लड़का हूँ, मुझे तो 4 शादी करनी है, मुझे तो 20 शादी करनी है, मुझे तो रोज इसके साथ उसके साथ सोना है, मुझे तो समलैंगिक होना चाहिए। कुछ भी, ये नहीं कि वो इसके पक्षधर हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक झूठा आवरण है जिसके द्वारा राज्य की निर्ममता और कठोरता की सुरक्षा की जाती है कि व्यक्ति उसके सामने इतना असहाय हो, वो अपने में उलझ जाए। तो बहुत ही घिनौनी चीजें हैं। वोकिज्म लेफ्ट उतना ही घिनौना है जितना कि क्रिश्चियनिटी के नाम से घिनौनापन चलाया गया है ना। आवरण सब सुंदरता का होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। प्रोपेगेंडा का उद्देश्य है कि जो पार्टी का बॉस है, पार्टी को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनके अनुसार कैसे समाज में खुले दंड का प्रयोग कम से कम करना पड़े। पहले लोगों को सहमत कर लो, तो ऐन मौके पे थोड़ा सा प्रयोग करके जो असली विरोधी है उनको कुचल दोगे, मार दोगे, जेल में डाल दोगे, कुछ भी करोगे, फंसा दोगे कानून से, तो दिक्कत नहीं जाएगी। नहीं तो क्या होता था, वहां व्यापक विद्रोह होते थे यूरोप में, व्यापक व्यापक बहुत विद्रोह होते थे। उससे घबरा कर ये सब जटिल रास्ते निकाले गए हैं कि करो तो वही कठोरता करो, लोगों को कुचल दो जो हमारा विरोध करते हैं, लेकिन कम लोगों को कुचलना पड़े। तो उसके लिए आइडियोलॉजी रखी गई कि ज्यादातर लोगों को इस बहाव में बहा दो कि राजा समाजवाद ला रहा है, राष्ट्रवाद ला रहा है, धर्म ला रहा है, सनातन धर्म। उसकी मांग, आचरण की मांग मत करो, क्योंकि सनातन धर्म ला रहा है तो सनातन धर्म के अनुसार पालन करे, गौवध बंद करे, ब्राह्मणों को सम्मान दे, धर्मशास्त्रों को सम्मान दे, शिक्षा में धर्मशास्त्रों को लाए। नहीं नहीं, हम तो हिंदुत्व लाएंगे, हम तो राष्ट्रवाद लाएंगे। तो ये क्या है? यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और मॉडर्न जो भारत का राज्य है वो क्रिश्चियन ढांचे का राज्य चल रहा है। इसमें जो नेता हैं और जो ब्यूरोक्रेट हैं और जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, तीनों अपने को समाज का प्रतिनिधि नहीं मानते, बल्कि समाज को अपने द्वारा नियंत्रण के योग्य एंटिटी मानते हैं। हम इस पर कंट्रोल करें, हम, और जो हमारे लिए फिट नहीं बैठे उसको हम इविल कह दें और उसका उन्मूलन करेंगे। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बनाया तो अंग्रेजों ने कि थोड़ा कमजोर करो, लेकिन फिर जब अंग्रेज चले गए और 40 साल बीत गए तो जो नए लोग आए सत्ता में, उनको अभ्यास हो गया कि अच्छा ऐसे खेल खेला जाता है। तो उन्होंने बहुत सोच विचार के बड़े तिकड़म से ओबीसी नामक एक चीज कल्पना की कि ऐसे करो, बहुत लोगों को ये लालच दे कि हम तुम्हारा सबका उद्धार करेंगे, तो ये हमारे कंट्रोल में आके हमको दे दें, फिर करेंगे तो हम ही जानते हैं कितनों को करेंगे, 1000 में 1 को मिलेगा। ओबीसी में तो कई करोड़ लोग हैं, तो राज्य के द्वारा कितने लोग लाभान्वित होंगे? कुछ लाख। लेकिन नारा दे दो, छल था ना। तो एक बड़ी भारी कैटेगरी बना दी क्योंकि थोड़े थोड़े से काम नहीं चलता था। तो ये जो है
ये अगर आप यूरोपीय पॉलिटिकल थॉट को नहीं पढ़ेंगे, यूरोपीय पॉलिटिकल थिंकर्स को नहीं पढ़ेंगे, यूरोपीय पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन नहीं करेंगे, जो कि भारत में उसी की नकल चल रही है, तो आप अपने नेताओं को नहीं समझेंगे। नेता तो चाहता ही है कि आप उसको भारतीय प्रत्ययों में समझे। जवाहरलाल तक चाहते थे कि उनको पंडित जी कहा जाए। पंडित जी से उनका क्या लेना देना? वो तो न ब्राह्मणत्व का पालन करते थे, न शास्त्रों का अध्ययन करते थे, न हिंदू धर्म पर उनको कोई गौरव था। लेकिन पंडित अपनी स्वीकृति के लिए भी, या दूसरे नेता हिंदुत्व, हम आपको सनातन धर्म का प्रतिनिधि मान लें, त्रिपुंड भी धारण कर लिया, पूजा भी कर लिया, लेकिन उद्देश्य क्या है? इस तरह से समाज को अपने एजेंडा के लिए अनुकूल बनाना, और जहां आवश्यक हो लोगों को लड़ा देना। तो मजबूरी है। जब तक ये ढांचा है, या तो आप बहुत अधिक बुद्धिमान, बहुत चरित्रवान, बहुत दूरदर्शी हो, और संगठन भी वैसा ही हो, बहुत मेधावी लोगों का संगठन, नहीं तो जो आपका शत्रु है वो आपको विवश कर देता है। राहुल जो है दिन भर अचानक इतने वर्षों शासन में रहे, गरीबी हटाने की बात करते रहे, वो सब भूल गए, क्योंकि निर्लज होते हैं आधुनिक राजनेता। तो गरीबी अभी तक नहीं हटी, गरीबी हटाओ, कहीं होश ही नहीं है कि हमारे पार्टी के शासन में, हमारे पुरखों के शासन में भी गरीबी हटाने की बात होती थी। हमारी कोई जवाबदेही है कि हम बताएं कि कितने गरीब हटे नहीं है? तो कोई लज्जा नहीं, शर्म नहीं, गरीबी हटाइए। इसी प्रकार अब ये नया धंधा चला दिया है। कांग्रेस का अध्यक्ष तुमने अब जाके, उसके पहले कितने दलित बनाए, और वो उस दलित से सारे दलित लोग जगह जगह महत्व पा गए क्या? लेकिन नहीं, दलित डॉक्टर, दलित इंजीनियर, दलित प्रोफेसर, दलित ये, दलित वो, अब दलित के साथ पिछड़ा से ओबीसी। ओबीसी कहाँ है? ओबीसी कहाँ है? तो मोदी जी को भी लगा कि अच्छा, ये ओबीसी ओबीसी रट के हमको हमारे वोट न कबाड़ ले जाए, तो उन्होंने भी दांव चल दिया। ओबीसी भी शोषित थी। तो ये मॉडर्न पॉलिटिक्स का नेचर है। जब तक आप यूरोपियन थॉट को नहीं पढ़ेंगे, यूरोपीय विचारकों का पावर के विषय में क्या विचार है ये नहीं जानेंगे, पावर की उनकी अवधारणाएं क्या है, कितनी कठोर और क्रूर अवधारणाएं हैं, और लोगों को कैसे नियंत्रित करना, कोएसिव फोर्स का, दंडात्मक शक्ति का कैसे प्रयोग करना, प्रोपेगेंडा का कैसे प्रयोग करना आइडियोलॉजी के रूप में, इसके बाद लॉ कैसे बनाना, लॉ इस तरह से बनाना कि हमारा कंट्रोल बढ़ता जाए, समाज कमजोर होता जाए, ये इस राजनीति का प्रयोजन ही है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की बात अलग से कभी करेंगे कि उसमें भी क्या प्रयोजन है कि हमारा ही नेशन स्टेट बढ़े, दूसरा हमारे अधीन रहे। लेकिन अभी तो देश के भीतर की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक राजनीति के चरित्र को अगर आप नहीं समझेंगे, इसके रूप को नहीं जानेंगे कि कितना कठोर, कितना बीभत्स, कितना कुरूप रूप है मॉडर्न पॉलिटिक्स का, इसको जान के फिर आप वैसी अपेक्षाएं पालें। और अगर आपको इसमें रस है, जो जाते भी हैं, तो या तो वो तीन तिकड़म व्यावहारिक बुद्धि से चले जाते हैं, बहुत अच्छा है, सफल हो जाएंगे। लेकिन जो लोग किसी अपेक्षा से जाते हैं कि हम, वो आजकल भाषण में कह देते हैं ना, देश को ठीक करना है तो राजनीति में आओ। किस राजनीति में? इसी गंदी राजनीति में, इसी क्रूर, कठोर, हृदयहीन, बीभत्स राजनीति में जाएं। कहते हैं सब युवक, अच्छे पढ़े लिखे युवक आए, मतलब तुम भी बर्बाद हो जाओ, हो पड़ोसिन मुरे के नहीं, है ना? कहते हैं ना, वेश्या सोचती है कि सामने वाली जो अच्छी कुलवधू है, अच्छी स्त्री है, वो भी वेश्या हो जाए। तो ये राजनीति को इस तरह से, ये जो राजनीति का स्वरूप है, इसमें ये कहना कि तुम भी सब राजनीति में आओ, ये क्या है? अगर आप इसके स्वरूप को नहीं जानते तो आप धोखा खा जाएंगे। आप इसमें जाके, या तो आप अद्भुत प्रतिभाशाली हैं, कोई नए ढंग का संगठन बना सकते हैं, सांचा बना सकते हैं, तो अलग बात है। अन्यथा आप यही सब करेंगे। वो हमारे ही बीच के लड़कियां जाते हैं, इससे कुछ नहीं मतलब, वो हमारे परिचित होते हैं जब तक वो पढ़ रहे हैं। जब वो इस पॉलिटिकल सिस्टम में चले गए तो वो अपरिचित हो जाते हैं, भीतर से, देह से परिचित है, नाक नक्श पहचानते हैं, हम नाम पहचानते हैं, लेकिन उनका मन बदलता जाता है, क्योंकि उनको राजनीति में रोज एक सिखाया जाता है, ऐसे प्रोपेगेंडा करो, ऐसे लोगों को बरगलाओ, ऐसा सेट करो, ऐसे झूठ बोलो, ऐसे छल करो, विरोधी को ऐसे दबाओ, यही राजनीति है ये। और इसको बड़े महान लक्ष्य के रूप में
में प्रस्तुत करो। तो हमारे आपके बीच का लड़का लड़की परिचित क्या, हमारा स्वयं अपना अगर उसमें जाएगा तो वो बोध से, बुद्धि से, हृदय से, चित्त से, चरित्र से पराया हो जाएगा। तो ये राजनीति यूरोपियन थॉट वाली। तो फिर इसमें करें क्या? अब आज समय कम है, इस पर किसी दिन और करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे ये है कि पहली बात, अगर आपको अपने कुल से, कुल समूह से, जाति से, देश से, समाज से, धर्म से, शास्त्रों से प्रेम है, तो पहला काम यह है कि आधुनिक राजनीति को समझें, इसमें कैसे प्रभाव पैदा हो सकता है। क्योंकि इनका काम ही है लोगों को साथ लेना, तो इसमें लॉबिंग का बहुत महत्व है। इसलिए आप अपनी लॉबी बनाइए, चाहे आप अपनी जाति की लॉबी बनाएं, चाहे अपने व्यवसाय की लॉबी बनाएं, चाहे अपने विचारों वाली लॉबी बनाएं। तरह तरह के प्रभाव डालने से सौदेबाजी होती है नेता के साथ, है ना। तो आपको ये जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, ये बड़ी कठोर हृदय चीज है, और ये दूसरे तरह की कठोर हृदय है। जो हमारे सनातन धर्म के राजपुरुष युद्ध स्थल में कठोरता, कभी कभी शत्रु के दमन में कठोरता, वो अलग बात थी। प्रजा से रोज के व्यवहार में कठोरता वर्जित है, वहां प्रणय शब्द का प्रयोग है। प्रेम करे, कर भी ज्यादा लेना है तो राजा प्रणय करे, स्वयं चाणक्य तक ने कहा। केवल शत्रुओं और कंटकों के साथ कठोरता करने कहा। और यहाँ तो जो अपना समर्थक है, अपने को जो एकदम अपना भक्त बन गया है, उसके साथ कठोरता और छल है। तो ये मॉडर्न पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। तो इसमें सौदेबाजी की स्थिति में आने के लिए आपको अपनी लॉबी बनानी चाहिए। या तो जैसे मान लो इस समय यूजीसी का आया है, तो सवर्णों की कोई बहुत बड़ी लॉबी होती, अगर तब तक वो नहीं बन सकती तो ब्राह्मणों की कोई सशक्त जाति संगठन हो, क्षत्रियों का हो, वैश्यों का हो, फिर वो मिलके बने। कुल मिला के ये कि एक तो आपको मॉडर्न स्टेट से सम्मोहित नहीं होना चाहिए, मॉडर्न स्टेट के ऑफिस बियरर से मुग्ध नहीं होना चाहिए। वही तो उनकी शक्ति है कि आप भ्रम में आ जाएं कि ये कुछ न्याय करना चाहते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं। तो आप उनके आचरण को देखिए, उनकी इन चीजों को भी पढ़िए कि किस सिद्धांत पे चल रहा है भारत का राज्य, कैसे करोड़ों रुपए किन किन बातों पे खर्च करता है, और बातें बड़ी बड़ी अच्छी होती है। तो उसको जानिए और बारीकी से जानिए। अपने अपने बीच किसी को विशेषज्ञ बनाइए अलग अलग विषयों का, और लॉबी बनाइए, और अपने आधार को जितना हो सके इस भयंकर दशा में भी बचा के रखिए। तो कल को आप नई राजनीति भी ला सकते हैं। जैसे शास्त्रों का महत्व, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर में जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कितना बड़ा काम किया। तो धर्म में राजनीति की दृष्टि से वो बहुत बड़ा काम है। अब उन्होंने एक भी दिन पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर से धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करना श्रेष्ठ राजनीति है, धर्म में राजनीति है, भगवान राम के द्वारा चरित आचरित राजनीति का अनुसरण है। कोमल है, वो उतने बड़े कोई अवतारी पुरुष नहीं है सीधे, लेकिन एक तरह से विभूति है। तो उन्होंने धर्म की स्थापना की राजनीति की, वो जो भगवानों का, अवतारों का, विभूतियों का लक्ष्य रहता है। तो अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सी राजनीति है। धर्म में राजनीति है। गीता प्रेस गोरखपुर ने घर हिंदू धर्म शास्त्रों को पहुंचा दिया, गीता को पहुंचा दिया, ज्ञान परंपरा को पहुंचा दिया। ये धर्म में राजनीति है। और पार्टियां क्या कर रही हैं? मॉडर्न पॉलिटिक्स, जो हार्ड हार्टेड है, कठोर हृदय है, क्रूर है, लोगों से छल करती है, प्रोपेगेंडा करती है, मोबिलाइज करती है, बरगलाती है, किसी तरह वोट लेती है। तो ये जानना चाहिए। तो ये आधुनिक राजनीति का ढांचा ही ऐसा है। कोई बहुत बड़ा अगर विद्या केंद्र होता, वहां बताया जाता कि भारतीय राजनीति ऐसे होती है, उसमें कदम कदम ऐसे संक्रमण होगा, तो वो आज तक किसी ने किया नहीं। तो अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो कर सकते हैं। हम अगले बहुत से व्याख्यानों में इसका भी करेंगे कि बताएं कि आप क्या करें कि जिससे भारत में धर्म में राजनीति प्रतिष्ठित हो। लेकिन उससे पहले डायग्नोस, निदान आवश्यक है कि जो वर्तमान जो भी राजनीतिक दल हैं वो कठोर हृदय हैं, वो यूरोपीय राजनीति का अंग है। उनके लिए सब कुछ मोबिलाइजेशन, प्रोपेगेंडा आदि का मामला है। तो आप उनसे मोहित होकर व्यवहार न करें, विवेक को जागृत रखें। अगर पूरे राष्ट्र पर कुछ नहीं कर सकते तो अपने स्तर पर एक लॉबी बनाएं, एक प्रभावशाली शक्ति जो सनातन धर्म के पक्ष में, शास्त्रों के पक्ष में, प्रथाओं के पक्ष में, रीतियों के पक्ष में, सदाचार के पक्ष में, सार्वभौम नियमों के पक्ष में
भारतीय ज्ञान के पक्ष में वातावरण बनाए और धीरे धीरे फिर कोशिश करिए कि भारतीय शब्द चलने लगे। आप वही शब्द बोलिए जो गांव देहात का सहज आदमी बोलता है। इनके शब्दों को आपस के व्यवहार में बिल्कुल न स्वीकार करिए। जैसे इन्होंने कह दिया तुष्टीकरण, निरर्थक शब्द है। मुस्लिम तुष्टीकरण, अरे तुष्टीकरण कोई शब्द है? तुष्टीकरण तो प्रजा का होने चाहिए। अन्यायपूर्ण पक्षपात, कांग्रेस ने क्या किया? निष्पक्ष शासक बनने का ढोंग करते हुए हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों के साथ अन्यायपूर्ण पक्षपात और भेदभाव किया। भाजपा भी जहां वो करेगी तो वहां ये मत करिए कि देखो ये भी तुष्टीकरण कर रहे हैं, नहीं। आप ये देखिए भाजपा भी हिंदुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के पक्ष में अन्यायपूर्ण पक्षपात कर रही है। अन्यायपूर्ण जो सही शब्दों को चुनिए, हर विषय में ऐसे धीरे धीरे बात करेंगे। भारतीय पदावली को अपनाइए और चीजों को उस ढंग से देखिए जैसे हमारे पूर्वज देखते थे, जैसे हमारे शास्त्र देखते हैं। जैसे अभी भी गांव का आदमी अगर आप शांति चित्त से उससे बात करें तो वो जैसे देखता है तो वो ये देखेगा, अच्छा नेता है, नेताओं का काम है वोट मांगना, वोट के लिए आना, तरह तरह की बात करना, बहलाना फुसलाना, सब लोग जानते हैं। तो आप राजनीति के रूप को जानकर फिर अगर आपको उसमें रस आता है तो उसमें जाइए और एक प्रजा के रूप में, एक नागरिक के रूप में आप इसको जान लीजिए तो इसको कैसे थोड़ा बेहतर बना सकते हैं अथवा कैसे अपने पक्ष में बना सकते हैं। जो जो राजनेता सामान्यतः कहें, समझ लीजिए कि अधिकांशतः वो झूठ होता है। जैसे जाति की निंदा करते हैं तो समझ लो इनको जाति खटकती, क्योंकि जाति ऐसी शक्ति है कि वो इनके मनमानी के रास्ते में अवरोध बनेगी। राजाओं की निंदा करते थे तो भारतीय प्रजा तो समझ गई कि नहीं, राजाओं की निंदा इनकी बदमाशी है, इनसे तो राजा बहुत अच्छे थे। तो अभी भी हम पूर्व राजाओं का बहुत सम्मान करते हैं, खासतौर से जो अच्छे शासक रहे हैं, है ना। इसी प्रकार ये कहीं जाति की निंदा करेंगे, कहीं शास्त्र की निंदा करेंगे, कहीं ब्राह्मण की निंदा करेंगे। तो ये मॉडर्न पॉलिटिक्स का जो एजेंडा है वो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित है और जैसे जैसे शक्तिशाली होती गई है भाजपा भी, तो वो भी क्रिश्चियनिटी के बौद्धिक प्रभाव में आ गई है। इसको जब तक आप नहीं जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो फिर इनसे जो भी लेन देन करना है, व्यवहार करना है, वो ज्ञान पूर्वक करिए। ये बहुत आवश्यक है और आज अभी इतना ही। इसके अगले चरण में हम और बातें विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।